बहुबुद्धि की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो बहुबौद्धिकता तो पक्की बात है, व्यवहारिक तारक सामान्य नहीं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि की बात करता है। एक किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वो हर व्यक्ति एक अलग अलग बुद्धि वाला हो सकता है, किसी में स्थानिक, किसी में अंतर्वैयक्तिक, किसी में अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, तमाम बुद्धियां हैं, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धियों को हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। राइट। अगला प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करें? 3 नंबर और 4 नंबर बहुत विशेष ध्यान देना। 3 नंबर और 4 नंबर बहुत विशेष ध्यान देना। प्रश्न क्या कहता है? कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या अभिसारी सोच, अभिसारी नहीं अपसारी होता तो ले लेते हैं, एग्जाम्स जरूरी नहीं है, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग से बढ़िया है मौलिक खोज और सोच बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा है सृजनशीलता वाला, सृजनशील बालक है, तो वो मौलिक, उसके विचार मौलिक होंगे, उसके अंदर मौलिकता होगी। अगला क्वेश्चन, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। लेवल का प्रश्न है, किस तरह सुसाधित किया जा सकता है? प्रश्न क्या, देखिए वीडियो में आए हैं तो तुरंत सबसे पहला काम ईमानदारी से लाइक कर लेना। आपसे इतना तो हम डिमांड कर सकते हैं, लाइक जरूर कर लेना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, ये प्लेटफॉर्म, और ईश्वर करे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जाता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संवेगों द्वारा, संबंधों द्वारा, और बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। हम देखें कौन सा नहीं हो सकता, तो अनुशासन जो है ना, ये वाला अनुशासन, ये एक निगेटिव ऑप्शंस है। तो जब ये होगा तो इसमें देखो दिया है, इसमें दिया है, तो यानी ये बी और डी नहीं हो सकते। आंसर हमारा किसके साथ? सी के साथ, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सकारात्मक है, संवेग है, बच्चा भी जरूरी, अध्यापक भी जरूरी, उसके संबंध भी जरूरी होने चाहिए। अगला, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लेवल का प्रश्न है साहब। लेवल का प्रश्न का मतलब है कि लेवल, अब देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है, इस तरह के मैंने कई प्रश्न कराए, लेकिन ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। कहता है दृष्टिबाधित बच्चा है, लेकिन आप अगर पढ़ा रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग मेथड। क्या होता है? टीचिंग मेथड होता है, और ये टीचिंग मेथड है दोस्तों। तो ये कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड नहीं करना चाहिए, यानी किस टीचिंग मेथड से आपको बचना चाहिए? श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या। हाँ, बच्चे को कम दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो अगर आप मौखिक रूप से करोगे तो ये तो सही है। स्पर्शग्राही, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो आपने सुना होगा कि जिसको कहा जाता ब्रेल लिपि, तो स्पर्श पर आधारित ब्रेल लिपि होती, 6 बिंदुओं पर आधारित होती, ये भी सही है। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति, ये भी है सही। लेकिन आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। किससे बचना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो लिखित परीक्षण, क्योंकि लिखित परीक्षण बच्चे को दिखाई ही नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बात कंफर्म हुई? यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सॉरी बी नहीं डी। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा अध्यापक होने के नाते किस तरह का आकलन करेंगे? भाषा में प्रभाव, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन, प्रस्तुतिकरण में यानी प्रस्तुतिकरण शैली। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? तो प्रवाह तो ठीक है, निपुणता भी एक बार कह सकते हैं। विभिन्न तरीकों के लेखक के कथन नहीं होगा। रीजन दैट दोस्तों, अगर आप एक अध्यापक हैं, बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं,
तो आप विभिन्न अध्यापकों के कथन की बात क्यों करेंगे? आप एक अध्यापक हैं, आप बच्चों को राय दे रहे हैं, आप आकलन करने से पहले कथन, यानी आप आकलन, आपने पढ़ाया है तो आप आकलन करेंगे ना। प्रस्तुतिकरण शैली, ये सब सही आपके हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में जो 1 2 और 4, 1 2 4, हाँ जी, आंसर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। रीजन दैट कि किसी भी आकलन में यह जरूरी नहीं है कि विभिन्न लेखकों के कथन जरूरी हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न था। विभिन्न लेखकों के कथन का मतलब ही नहीं बनता, कथन से कैसे आकलन करेंगे? बिल्कुल कंफर्म है, आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा मजेदार। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यानी टीचिंग के साथ साथ ये साथ ही साथ हेल्प भी कर रही है। कौन? एक टीचर, अध्यापिका साथ साथ हेल्प भी कर रही है। इसका मतलब साफ साफ ये है, क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे बन जाओगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। टीचर नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे बताओ? टीचर भी नहीं बन पाए हमारे पढ़ाने के बाद, फिर क्या बनोगे, है ना। चलो, विद्यार्थियों को मदद दे रही, सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। सिंपल सी बात है। 8 नंबर, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? कैसे प्रभावहीन बनाएगी? यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। क्या यह हो सकता है? बताइए। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले, या फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, या सभी जेंडर को संगीत, नृत्य, पाककला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। अगर एक अध्यापक को सामाजिक जेंडर यानी समाज में बढ़ती हुई रूढ़िबद्धता को खत्म करना है, समाज में रूढ़िबद्धताएं हैं उनको जो प्रभुत्व में है, प्रभाव में है, उनको हीन बनाना है, उन्हें खत्म करना है, तो किस तरह से वो काम करेंगे? तो इसमें आप देखिएगा कि लड़के सिर्फ फुटबॉल, ये तो हीन नहीं, ये तो और मजबूत कर रहा है, इसलिए विकल्प गया। हमें समान समझना है सभी को, कोई एक नहीं कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, लड़के कार से खेलेंगे, एक नहीं करना, यानी सबको बराबर करना। एक सुनिश्चित करना कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने का, बिल्कुल गलत। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने के लिए केवल लड़कों की सहायता, यह भी गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सभी जेंडरों को समान रूप से, चाहे पाककला हो, चाहे नृत्य संगीत हो, हर तरह की प्रतिक्रिया, हर तरह की प्रक्रिया में भाग लेना। राइट ना सर? बहुत बढ़िया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, समालोचनात्मक चिंतन से प्रश्न है। निम्नलिखित में विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को अवसर यानी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापक के निष्क्रिय अनुसरण, या फिर विविध जानकारी की पुष्टि करना और किसी समस्या पर अपसारी। अभिसारी होता तो काट देता, अपसारी है, हाँ ये वाला जो है सही है, ये वाला सही है। निष्क्रिय आ रहा है, गलत है। कंठस्थीकरण आ रहा है, गलत है। हमारा 3 और 4 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी हो जाएगा साहब। नेक्स्ट, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? बढ़िया प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे बच्चे, हाँ जी आपका देखता हूं, हाँ कमेंट बॉक्स हमारे सामने ही है। चलो क्या बात है, ठीक तो बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ये बहुत गलत बात है, इतने बच्चे देख रहे लाइक नहीं किया है, क्या बात है कहने के बाद भी। चलो, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो साफ साफ है कि रचनावादी मूल्यांकन पर जोर देगी, रचनावादी मूल्यांकन पर जोर देगी, मानव संदर्भित मूल्यांकन नहीं। मानक मानकीकृत निगेटिव होता है, योगात्मक भी नहीं होगा, इससे बढ़िया आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी से बढ़िया ऑप्शन ही नहीं होगा। समावेशी, बहुत लेवल का प्रश्न और इतना आसान, इतना इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, इजी, इंपॉर्टेंट एंड इजी दोस्तों, ये इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक। प्रश्न क्या है? समावेशी शिक्षा ... के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, भेदभाव। बताओ 11 नंबर का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का आंसर होगा क्या? क्या बात है? हाँ जी, चलेगी भाई, चलेगी। चलो कॉपी पेस्ट मत करो। बताओ इस क्वेश्चन में 11 नंबर का बच्चे कह रहे हैं कि सर ए होगा, कुछ डी आ रहा। देखो कहता है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। समावेशी शिक्षा में सारे वर्गों को विभिन्न तरीके से, हर तरह से समान रूप से शिक्षा देना। जरिए से यानी जरिए कौन सा ऐसा ऑप्शन लें कि जिसके निष्कासन पर बल दे। निष्कासन किसे हटाया जाए? भेदभाव को। समावेशी शिक्षा किसे निष्कासित करेगी? भेदभाव। क्योंकि समावेशी शिक्षा समान रूप से सारे बच्चों को समान तरह, हर जाति धर्म भाषाई का बिल्कुल ध्यान न रखे, समान रूप से समझे और शिक्षा दे दे बिना भेदभाव के। यही तो कहता है निष्कासन होना चाहिए, भेदभाव। आंसर डी। अगला, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्रश्न क्या बनेगा कि अगर बाल केंद्रित से है तो ऐसा ऑप्शन मिल जाए। बाल केंद्रित तो बहुत सरल होता है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। बताइए जरा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। चलो, निष्कासन समझ नहीं आया था। निष्कासन का मतलब होता है कौन सा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन से खेला गया है, आपके दिमाग से खेला गया है, बस इतना था। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, गलत। योगात्मक से रचनात्मक चले जाते तो ठीक था। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित। खोजी अधिगम, खोजी अधिगम तो बढ़िया होता है, बाल केंद्रित होता है, लेकिन व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित। लचीले पाठ्यक्रम से मानक स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे, नहीं, आंसर जाएगा बी के साथ। कंठस्थ से हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्रिया आधारित। और क्रिया कौन करेगा? बच्चा करेगा। तो क्रिया जब बच्चा करेगा, कंठस्थ को छोड़कर हम क्रिया आधारित जा रहे हैं। 12 का सी बच्चा, गजब, 12 का सी मार रहे हो, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे। खोजी अधिगम, अगर होता व्याख्यान से खोजी अधिगम की तरफ जाते तब बाल केंद्रित होता भाई। अगर होता मानकीकृत से लचीले की तरफ जा रहे तब होता बाल केंद्रित। अगर होता योगात्मक से रचनात्मक की तरफ जा रहे तब होता बाल केंद्रित। यहां है कंठस्थ, रोट लर्निंग को अवॉइड करा और क्रिया आधारित, क्रिया करके, कुछ करके सीखना, तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में, विचारों के बारे में, यानी विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि, बुद्धि को सर्वोत्तम प्रकार है। क्या ऐसा है? दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। गलत। बुद्धि को 8 प्रकार में हार्वर्ड गार्डनर ने बांटा है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर को निहित करता है। देखो, तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ऐसा भी नहीं है ना। दूसरों की भावनाओं को जानने के लिए संगीत वाली नहीं, संगीत के लिए थोड़ी ना, दूसरों की भावनाओं को जानने के लिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था प्यारे, वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। हर व्यक्ति के पास, क्योंकि इनका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हर व्यक्ति के पास एक अलग लेवल की बुद्धि है। अभिकथन और कारण से प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एजर्सन कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हां सर, कोई दिक्कत नहीं। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। सही विकल्प चुनिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल करता है, और यह मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करने की बात करी जा रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए से बढ़िया है नहीं, इसलिए ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। यहां पर किस पर देती है? भरना है आपको।
किस पर देती है साहब, ये आपको बताना है। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर या फिर उच्चारण पर। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? जिसमें विकल्प ए है वो सही है। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों नियम पर आधारित होती है, नियम पर आधारित होती है। नियम का मतलब होता है रूल्स। रूल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे नियम होने चाहिए जो शुद्ध हो, यानी पूरी तरह से ग्रामर। ग्रामर हमेशा नियम रूल्स पर आधारित होती, जिससे पूरी तरह से क्या है, शुद्धता पर बल दिया जाता। तो व्याकरण अनुवाद विधि में शुद्धता पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें नियम सिखाए जाते हैं। व्याकरण में क्या है, व्याकरण में नियम सिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा डिस्थीरिया का लक्षण है? एक अलग लेवल का सर प्रश्न पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16 17, 30 क्वेश्चन है केवल, 16 17 ध्यान दो। डिस्थीरिया क्या होता है आज तक नहीं बताया, आज बता रहा हूं। होता क्या है कि सब जानते हैं अब तक। अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर लें, थोड़ा सा पतला कर लें, अगर हम ये कह दें डिस्ग्राफिया क्या है, बताइए डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन। डिसलेक्सिया क्या है, बताइए, पठन, पठन विकार। ये दो तो आपने पढ़े हैं ना, हाँ। और इसी में एक डिस्कैलकुलिया जो गणितीय विकार, डिस्थीमिया तनाव, डिस्फेजिया भाषा। भाषा विकार। गणितीय विकार आगे लिख लेना। डिस्थीरिया क्या होता है? डिस्थीरिया होता है मांसपेशी की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों के समन्वय में कठिनाई। आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पर पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। देखो भैया, पहली बात जो लिखी है, पठन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ के निर्माण का ग्रहण, बिल्कुल ग्रहण किया जाता है, क्योंकि पठन कैसा कौशल है, एक ग्रहणात्मक कौशल है, एक ग्रहणात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक कौशल में क्या आता है, एक पठन आता है और एक श्रवण आता है। दो ही ऐसे कौशल हैं जो ग्रहणात्मक कौशल हैं। राइट, बात को समझ गए? यहां पर ये सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि डिकोडिंग को हम नहीं कह सकते कि अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल, नहीं, डिकोडिंग एज अ कोडिंग, डिकोडिंग एज अ कोडिंग दोस्तों। इसलिए हमारा ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, इसमें ध्वनि की बात नहीं करनी है। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में कौन सा कार्य करवा रही है? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानी सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। मुद्रित लिपि के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। दीवार पर ऊंचाई पर दो का बच्चा है यार, बच्चों को कहानी सुनाना है, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अगर दो ना लिखा होता तो सी होता, यदि दो ना लिखा होता तो सी होता। बात को समझो, यदि दो ना लिखा होता तो सी होता। रीजन दैट, क्योंकि दो का बच्चा जो होगा वो कहानी से बहुत आसानी से कनेक्टेड हो जाएगा। समझ गए? अगर दो ना लिखा हो तो हमारा पक्का सी हो जाएगा। नीचे भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं? अध्यापक कहानी में आए पात्रों को भौतिक आकृति का वर्णन करने और उनके चित्र बनाने के लिए कह सकती है। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद रखने के योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। श्रवण कौशल,
ये श्रवण कौशल जो होता है ये प्रथम कौशल है। ये क्या है? एक प्रथम कौशल है। श्रवण कौशल सुनना, सुनना एक ग्रहणात्मक कौशल है, जो मैंने अभी आपको बताया। सुनना और पढ़ना एक ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है। तो जब सुना कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए, जो बच्चा खुद के क्रियाकलाप में शामिल है, प्यारे, खुद के क्रियाकलाप में शामिल है। 20 नंबर, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। पुनर्मूल्यांकन परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह निगेटिव है, विभेदीकरण निगेटिव है, भावपूर्ण, सुचितापूर्ण, रोचक हो सकता है। लेकिन मूल्यांकन की एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, यानी क्या वैध है, क्या विश्वसनीयता है, क्या वस्तुनिष्ठता है, क्या व्यापकता है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूप को याद करने पर बल देता है? वाक्यों के प्रतिरूप को याद करने पर अर्थ की जगह बताइए। हाँ जी, चलिए, चलो बताओ। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर मान लिया जाता है, क्योंकि सिंपल था। संरचनात्मक प्रत्यक्ष संप्रेषणात्मक होगा नहीं। संप्रेषणात्मक का मतलब होता है जब आपस में संप्रेषण करते हैं, संरचनात्मक का मतलब होता है रचनावादी, और प्रत्यक्ष विधि में होगा नहीं, जो मूर्त रूप से होता है। गहन पठन क्या है? गहन पठन सरसरी तौर पर, गंभीर पठन, पठन से पूर्व, या सामूहिक पठन। गहन पठन होता है गंभीर पठन, विस्तृत पठन। गहन पठन का मतलब क्या होता है? गंभीर पठन होता है जिससे आप बहुत चिंतन के साथ पढ़ते हो, बहुत गंभीर होकर पढ़ते हो, साइलेंट तौर पर। भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधनों के रूप में होना चाहिए। बहुभाषी कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सके। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, गलत। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर गलत। जरूरी नहीं है मातृभाषा से अंग्रेजी। बहुभाषा का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन, बिल्कुल सर होना चाहिए। आंसर बी भी बढ़िया नहीं है। देखिएगा, कहता है कि अधिक से अधिक भाषाएं नहीं। बहुभाषा का मतलब है सारी भाषाओं का सम्मान। बहुभाषा का मतलब है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर आप जा रहे हो, मातृभाषा से अगर आप दूसरी भाषा से कनेक्टेड हो जा रहे हो, कनेक्ट हो जा रहे हो, दो या दो से अधिक भाषा, अधिक से अधिक नहीं कह सकते। अगला, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय एक शब्द पर? अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम। समग्र तो हो नहीं सकता, बजाय कि एक शब्द अर्थ की बात। अच्छा, पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, तो जब पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान देंगे तो हम कहेंगे संरचनात्मक उपागम कहेंगे। आंसर सी। बाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं। भाषा के प्रयोग संदर्भ में एक समान मानकों का इस्तेमाल करते हैं। मानक यानी स्टैंडर्ड, गलत है। जिनके एक समान वाक विकार हैं, गलत है। एक समान भाषा के शिक्षण, एक समान नहीं, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ठीक है। करा देंगे मैथ सर, पेपर 1 के लिए मैथ का मैराथन क्लास। सुमन कुमारी, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? थोड़ा सा तो, कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग, कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। 10 घंटे की मैथ की मैराथन हो चुकी है पेपर 1 के लिए, है। लेकिन नहीं, लेकिन कुछ भी आप बोल लो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचा है ना पेपर 1 में। आप पेपर 2 की बात कर लोगे तो मैथ्स मैराथन हो चुकी 6 से 8 घंटे की,
है ना। 10 घंटे की यहां पर मैथ्स मैराथन हुई है आपकी। पेपर 1 और 2 दोनों की बात अगर कर ले, कुछ भी थोड़ा सा तो सेंस लगाओ, कभी कभी चैनल में विजिट कर लो कि अगर कोई टीचर, हाँ, टेस्ट लाएंगे, टेस्ट लाएंगे, ईवीएस का भी मैराथन हो चुका है, ठीक है ना। चलो, कल हिंदी की मैराथन्स ली है 6 घंटे, 5-6 घंटे की। अगला, कक्षा 5 के अध्यापक अपने विद्यार्थी को कहानी सुनाते समय, क्या है, कहानी सुनाते समय क्या है, जवाब दीजिए। हाँ, साहित्य मैराथन तो आएगी ना, सीटेट में साहित्य मैराथन चाहिए तुम्हें। मतलब हम तो ये देखते हैं कि कुछ भी पढ़ने लगते हो, कुछ भी पढ़ने लगते हो सीटेट एग्जाम के लिए, किताब खोली नहीं, किसी ने बताया, तुमने कुछ भी उठा लिया। सीटेट एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। सीटेट एग्जाम में साहित्य नहीं पढ़ना होता, याद रख लो। सीटेट एग्जाम में साहित्य नहीं पढ़ना होता है। हाँ जी, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी को कहानी सुनाते समय, क्या है, कहानी को सुनाते समय क्या कर रही है, रचनावादी का उपागम का प्रयोग कर रही है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन, कहानी को कंठस्थ करके, सी विकल्प अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। बात बाकी जितना भी बेस्ट हो सकेगा उतना हम करेंगे। अभी हम यानी आज का हम रेस्ट लेंगे शाम तक का, और फिर कल से आपका एकदम से धुआं भर देंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, सीटेट में धुआं भर देंगे, यूट्यूब पर सीटेट में धुआं भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे आप, चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, गलत। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानक विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। कि उपेक्षा निगेटिव है ना, नहीं निगेटिव है। बाधा और अवरोध निगेटिव है, आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ये 4 तरीके के प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको ढूंढना है ऐसा जो बढ़ावा दे रहा है चिंतन को। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, एक आंसर हो जाएगा। रचनात्मकता का कथन ये नहीं है। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम अगर कह देंगे कि हमारे भारत, हमारा नाम क्या है, हमारे भारत का, यानी हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। और ग्लोब पर अगर हम स्थिति मानचित्र पर देखें तो कौन सी हो जाएगी, हमारा भारत जो है लगभग यहां पर है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। एज ए आंसर नहीं होगा। आपके शहर में पानी कहां से आता है, भैया पानी आता है पप्पू के घर से आता है हमारा, है ना, पप्पू के घर से आता है, क्योंकि पप्पू के घर में लगी है टोटी, वहीं से आता है। एज ए आंसर हो गया, खैर मजाक था, आंसर जाएगा 4 के साथ। भाई आंसर जिसका एक बृहद रूप से, जहां पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों है, तब आप कह सकते हो कि हां इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बात बाकी सब में आंसर आया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और 30 ही क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए, हर बहन गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, हर भाई गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, और साथ ही साथ GURUJI एक स्पेस WORLD 48 घंटे में बहुत कुछ होने वाला, ये दोनों चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए। और क्लास कितने तरीके की, एक ऑल टॉपिक की क्लास है ना, एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, ठीक है ना, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, 2 तरीके क्लास, एक मॉक टेस्ट है ना, और एक जो है क्लास आ रही है कंप्लीट रिवीजन क्लास। ये 4 तरीके की क्लास आपको हम आने वाले कुछ ही घंटे, अगर घंटे जोड़ेंगे तभी इतने ही घंटे बचे हैं सीटेट एग्जाम के, वो हम देने वाले हैं। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, कोई भी बच्चा एग्जाम तक हिलेगा नहीं, ठीक है ना, जहां भी पढ़ते हैं आप। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, ये गया। व्यक्तिगत अंतर की पहचान, विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं होगा, तो मतलब कहीं गड़बड़ है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी को केवल व्यावसायिक, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ चर्चा में लचीलापन, बी। इससे सिंपल सा आंसर लचीलापन कह दिया उसने, लास्ट में लचीलापन कह दिया। लचीलापन क्या है, लचीलापन क्या है, सबसे बढ़िया है इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि लचीलापन नहीं है तो फिर गड़बड़ है। 30, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का,
उद्देश्य क्या है? भाषा सिखाने का उद्देश्य कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास, मुहावरे लोकोक्ति, गलत, आंसर सी। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जरूर कर देना। ईश्वर चाहेगा आप जो सोचते हैं उससे बेहतर नंबर आएंगे। आप याद रखिए, यकीन करिए, मेहनत और ईश्वर दो ही चीजें मैं मानता हूं बस। हां, आप किसी भी धर्म के हैं, दो ही चीजें, एक भाई मेहनत नीचे और एक अपना ऊपर वाला, ठीक है ना? चिंतित मत होना, तुम्हारा भाई तन मन खून सबसे लगा हुआ है, सबसे लगा हुआ है। लव यू और बहुत सारा प्यार आपको। स्ट्रेस नहीं लेना, ये दिमाग को ना थोड़ा ठंडा रखना, आराम से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन करते समय एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं झेल पाते और बाद में उन्हीं क्वेश्चन को घर पर अगर करेंगे तो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं हम परेशान हो जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा बिजी हूं इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन कराया और आज के बाद आने वाले कुछ घंटे आपके लिए 4 तरीके की क्लासेस लेकर आ रहा हूं। ऑल टॉपिक, सुपर फास्ट क्लासेस, मॉक टेस्ट, कंप्लीट रिवीजन क्लासेस। तैयार हो? आर यू रेडी गाइज? जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।